गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीड करेंगे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पर चलते हैं कि एग्रीकल्चर का मीन क्या है और ये वर्ड कहाँ से डिराइव कहाँ से लिया गया है। ये देखिए, द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सोयल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो इस तरह की जो टर्म है ये आपको नोटबुक में नोट करनी है और इसको लर्न करना है अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर आप 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी एक्टिविटी, फिर है सेकेंडरी एक्टिविटी और फिर आएगा टर्सरी एक्टिविटी। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है कि जो किसी दूसरे, जैसे सेकेंडरी सेक्टर है, उसके लिए ये मटेरियल तैयार करती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि फ्लोर है यानी कि ब्रेड। तो ब्रेड सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, ब्रेड, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट तैयार, जो प्रोडक्ट जहाँ पर तैयार होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से मिलता है, प्राइमरी से। यानी कि वीट हमें कहाँ से मिला, वो प्राइमरी एक्टिविटी से। वीट से हमने क्या किया, फ्लोर और ब्रेड बनाया, वो किस में आया, सेकंड सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में क्या आया, जो इन दोनों सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इस तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल तैयार करता है, यानी कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इस तरह से जो 50% से ज़्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर वो प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं। और जो 2/3 पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 75% जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग कल्चर्स आपको दिए गए हैं, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर मीन्स आपने पढ़ लिया, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक मीन्स पशुओं को पालना, साथ में उसे फार्मिंग कहा जाता है। और उसके बाद सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मीन्स सिल्क वॉर्म्स को पालना, उनको रियर करना। और उसके बाद पीसीकल्चर यानी कि फिश को पालना टैंक्स और पॉन्ड्स में। विटिकल्चर ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है। हॉर्टिकल्चर आप कोई भी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कमर्शियल यूज के लिए जब आप उनको लगाते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब आता है फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। अब फार्म सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनपुट होता है, प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट निकल के आता है, ये आपको पता है। इनपुट में क्या क्या आएंगे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। ये देखिए, ये आपका इनपुट है। इनपुट में आप देखेंगे कि मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, क्रॉप्स। और उसके बाद फिजिकल इनपुट्स में आप ये देख सकते हैं, सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सोयल, स्लोप। ह्यूमन इनपुट्स, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। तो इसी तरह से आउटपुट जो फिर क्या निकल कर आता है इससे, फ्रॉम सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब आउटपुट भी तो आएगा ना, कि मान लो हमने क्रॉप ग्रो की है तो बाद में हमें लास्ट में मटेरियल मिलेगा, उससे वूल मिलेगी अगर हम शीप रियरिंग करते हैं, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे अगर हम लाइव स्टॉक्स को रियर करते हैं। अगर कोई काऊ बफेलोज को पालता है, रियर करता है, तो उसको डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे ना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक तो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होता है कि सिर्फ हम, जो फार्मर होता है वो अपनी फैमिली के लिए खाने के लिए अनाज पैदा करता है, उसके लिए कमर्शियल यूज़ के लिए कुछ नहीं बचता। वो ना तो मार्केट में उसे बेच सकता है, सिर्फ इतनी क्वांटिटी में उसके पास ग्रेन होता है कि वो अपनी फैमिली का ही काम चला पाता है, उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो पाती है। कमर्शियल फार्मिंग होती है कि बहुत एक बड़े लेवल के ऊपर फार्मिंग करना, जिसे मार्केट में बेचा जा सके, सेल किया जा सके और फिर उससे पैसे कमाए जा सकें, वो कमर्शियल फार्मिंग होता है। उसके बाद आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 टाइप्स हैं आगे।
एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंसिव में एक स्मॉल प्लॉट होता है किसी भी फार्मर के पास, और वो वहाँ पर मेनली रेन पर डिपेंड करता है, और इस तरह की जो कल्टीवेशन है वो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के अंदर होती है। और उसके बाद क्या होता है कि राइस यहाँ पर मेन क्रॉप है इसके अंदर, तो पूरी फैमिली उसके अंदर लगी रहती है और मार्केट के लिए कुछ नहीं बचता उनके पास सेल करने के लिए, बेचने के लिए। उसके बाद आता है परिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। परिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, देखिए, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग दोनों मिक्स होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पहले पढ़ा था कि एक लैंड जो होती है उसको क्लियर कर लिया जाता है फॉरेस्ट वहाँ से, और फिर वहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। 1 या 2 साल वहाँ पर कल्टीवेशन होती है, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न भी एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये आपने पढ़ा था 7th क्लास में। नोमैडिक हार्डिंग क्या होती है, देखिए, नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स वो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, और वो कहीं अपना कैंप लगा लेते हैं, फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और हर्डिंग क्या होता है कि पशुओं का झुंड उनके पास होता है, बहुत सारे पशु उनके पास होते हैं, तो उसे बोलते हैं नोमैडिक हार्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, और मशीन से सारा काम होता है। और इसमें क्या होता है, मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेन्स यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। मेनली इसका कमर्शियल फार्मिंग का जो मोटिव होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना। आज इतना ही। आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट डे